आज के इस विस्तृत अध्ययन में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। कक्षा 11 के इतिहास के नोट्स विशेष रूप से अध्याय 8, जिसका शीर्षक है संस्कृतियों का टकराव, उसे आधार बनाकर हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाएंगे जिसने पूरी दुनिया का नक्शा और भविष्य दोनों बदल दिए। और ये 15वीं शताब्दी का वो दौर था जब स्पेन और पुर्तगाल के नाविक अटलांटिक महासागर की लहरों को चीरते हुए मसालों और चांदी की तलाश में निकले थे। हाँ, और दूसरी तरफ अमेरिका की वो प्राचीन और अछूती सभ्यताएं थीं जिनका अस्तित्व तक बाकी दुनिया के लिए एक रहस्य था। जब इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का आमना सामना हुआ तो उसने सिर्फ एक नए महाद्वीप की खोज नहीं की, बल्कि दुनिया के इतिहास और अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए एक नए और भयानक सांचे में ढाल दिया। ये विषय अपने आप में बहुत गहरा है। इसे सिर्फ कुछ नाविकों की भौगोलिक खोज मान लेना इस घटना के महत्व को बहुत कम आंकना होगा। दरअसल ये दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं और जीवन शैलियों का एक ऐसा टकराव था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ वो लोग थे जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे थे, और दूसरी तरफ वो जो सत्ता और धन के विस्तार की असीमित भूख लेकर आए थे। इस टकराव के परिणाम बहुत गहरे रहे और अगर हम ध्यान से देखें तो वहां के मूल निवासियों के लिए बेहद विनाशकारी रहे। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर इन यूरोपीय नाविकों को अनजान महासागरों के खतरों में धकेलने वाली सबसे बड़ी ताकत क्या थी? अगर हम स्रोतों पर नजर डालें तो स्पेन और पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति एक बहुत बड़ा कारण नजर आती है। दोनों ही देश अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित हैं, जिसने उन्हें समुद्री यात्राओं के लिए एक स्वाभाविक मंच दिया। लेकिन बात सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं थी, है? बिल्कुल नहीं। इस कहानी में धर्म और राजनीति का भी एक बड़ा रोल था। पोप ने एक आदेश जारी किया था जिसमें स्पेन और पुर्तगाल को उन नए खोजे गए प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य यानी एक्सक्लूसिव अधिकार दे दिया गया था। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है कि एक धार्मिक सत्ता ने दुनिया को दो हिस्सों में बांटकर ये तय कर दिया कि जो देश नई जमीन खोजेगा वो उसी की हो जाएगी। हाँ, मतलब यहाँ सबसे रोचक पहलू ये है कि इन यात्राओं के पीछे सिर्फ कोई एक कारण नहीं था। सही कहा, यह परिस्थितियों का एक पूरा जाल था। उस समय यूरोप की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आ रही थी। उन्हें अपने व्यापार को जीवित रखने और उसे बढ़ाने के लिए नए व्यापारिक मार्गों की सख्त आवश्यकता थी। और इसके साथ ही 15वीं शताब्दी में हुए नए वैज्ञानिक आविष्कारों ने भी तो नाविकों को प्रेरणा दी थी। बिल्कुल, कंपास और बेहतर जहाजों ने समुद्र के डर को कुछ कम किया था। लंबी और जोखिम भरी साहसिक यात्राओं के लिए ये तकनीकी प्रगति बहुत जरूरी थी। और मानसिक प्रेरणा भी तो कम नहीं थी। हाँ, क्रूसेड, जिसे हम धर्म युद्ध कहते हैं, उसकी भावना यूरोप में अभी भी जीवित थी। इसलिए ईसाई धर्म का दूर दूर तक प्रचार करने की एक तीव्र इच्छा उनके मन में थी। और सबसे बड़ी बात, यश प्राप्त करने और सोना चांदी हासिल करने की अंधी चाहत। इन सभी कारकों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसने यूरोपीय नौचालन को जन्म दिया। इसी क्रम में पुर्तगाली शासक प्रिंस हेनरी ने बहुत योगदान दिया, जिन्हें इतिहास में द नेविगेटर भी कहा जाता है। हाँ, उन्होंने नाविकों को जल मार्गों द्वारा नए नए स्थानों की खोज के लिए बहुत आर्थिक और नैतिक समर्थन दिया। और यहीं पे इतिहास के सबसे मशहूर या शायद सबसे कुख्यात नामों में से एक की एंट्री होती है, क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस का जिक्र तो आना ही था। कोलंबस के बारे में एक तथ्य जो मुझे बहुत हैरान करता है वो ये है कि वो एक स्वशिक्षित व्यक्ति था। उसके पास कोई बहुत बड़ा या आधुनिक नौसैनिक भेड़ा नहीं था। स्रोतों के अनुसार उसके छोटे से बेड़े में सिर्फ 3 जहाज थे, सांता मारिया, पिंटा और नीना। स्पेन की सहायता से वो असल में भारत की खोज के लिए निकला था, क्योंकि भारत के मसाले और धन उस समय यूरोप के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। लेकिन अटलांटिक महासागर को पार करने के प्रयास में वो अनजाने में ही कैरिबियन सागर में स्थित बहामा द्वीप समूह पहुंच गया। और उसे लगा कि शायद उसने अपना लक्ष्य पा लिया है और वो इंडीज पहुंच गया है। और यहीं से उस टकराव की शुरुआत होती है जो हमारे आज के अध्ययन का केंद्र है। कोलंबस का रास्ता भटकना इतिहास की सबसे बड़ी और निर्णायक घटनाओं में से एक बन गया। जब यूरोपीय लोग वहां पहुंचे तो उनका सामना वहां के मूल निवासियों से हुआ, और ये कोई खाली जमीन नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मध्य और दक्षिणी अमेरिका तथा कैरिबियन द्वीप समूहों में हजारों वर्षों से अनेक समुदायों का निवास था। और उनकी अपनी एक बहुत ही जटिल और समृद्ध संस्कृति थी। उन संस्कृतियों की बात करें तो स्रोतों में उनके बारे में जो जानकारी दी गई है वो सच में कई बार चौंका देती है।
मूल निवासियों की विविधता और उनका जीवन जीने का तरीका बहुत ही अलग था। जैसे कि कैरेबियन सागर, जिसे बृहत्तर एंटीलीज कहा जाता है, वहाँ के अरावाकी समुदाय का ही उदाहरण ले लेते हैं। अरावाकी लोग व्यवहार से बहुत उदार और शांति प्रिय थे। इतने उदार कि वे कांच के छोटे छोटे रंगीन मोतियों के बदले अपना कीमती सोना खुशी खुशी स्पेनियों को देने को तैयार हो गए। यूरोपियनों के लिए सोना संपत्ति था, लेकिन अरावाकी लोगों के लिए वो शायद सिर्फ एक सुंदर धातु थी। हाँ, और ये लोग मुख्य रूप से खेती करते थे, जिसमें मक्का, मीठे आलू, कंदमूल और कसावा उगाना शामिल था। साथ ही वे शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। अरावाकी लोगों का ये भूलापन और चीजों को देखने का ये अलग नजरिया ही बाद में उनके लिए सबसे बड़ा श्राप साबित हुआ। जब आप एक ऐसी सभ्यता से मिलते हैं जो मुनाफे और व्यापार के सिद्धांत पर नहीं चलती, और दूसरी सभ्यता सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए आई हो, तो परिणाम भयानक ही होते हैं। लेकिन अमेरिका में केवल अरावाकी ही नहीं थे। अमेरिका के पूर्वी तट पर और ब्राजील के जंगलों में कई और दिलचस्प संस्कृतियां पनप रही थीं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है ब्राजील के तुप्पीनाम्बा लोगों के बारे में। तुप्पीनाम्बा समाज सच में बहुत अलग था। ये लोग दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्राजील नामक पेड़ों के घने जंगलों में बसे गांवों में रहते थे। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा अचरज में डालती है वो यह है कि उनका जीवन बिल्कुल स्वच्छंद और स्वतंत्र था। एक ऐसा समाज जहां न कोई राजा था, न कोई संगठित सेना थी और न ही कोई चर्च, संगठित धर्म जैसी कोई संस्था ही नहीं थी वहां। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यूरोपीय मानसिकता के लिए बिना किसी पदानुक्रम या सत्ता के ढांचे के जीवन की कल्पना करना भी लगभग असंभव था। यूरोप में हर व्यक्ति किसी न किसी के अधीन था, राजा, सामंत या चर्च के। इसलिए जब उन्होंने तुप्पीनाम्बा लोगों को देखा तो वे ये समझ ही नहीं पाए कि कोई समाज बिना किसी शासक के कैसे चल सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा अमेरिका ही इस तरह के बिना राजा वाले समाजों से भरा हुआ था। अगर हम मध्य और दक्षिणी अमेरिका की ओर बढ़ें तो वहां 3 महान सभ्यताएं मौजूद थीं। माया, एज़टेक और इंका। ये तीनों बेहद जटिल सभ्यताएं थीं। बिल्कुल, ये बहुत ही सुगठित राज्य थे और इनकी संरचना किसी भी मायने में उस समय के यूरोपीय राज्यों से कम नहीं थी, बल्कि कुछ मामलों में तो बहुत आगे थीं। एज़टेक सभ्यता का उदाहरण तो बहुत ही शानदार है। मेक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में स्थित एज़टेक एक पूरी तरह से श्रेणीबद्ध समाज था, जिसमें राजा, पुरोहित और आम लोग शामिल थे। उनका भूमि को कृषि योग्य बनाने का तरीका सच में लाजवाब था। हमारे स्रोतों में चिनाम्पा का जिक्र है। हाँ, चिनाम्पा। ये तकनीक सच में कमाल की इंजीनियरिंग है। एज़टेक लोगों ने सरकंडे की बड़ी बड़ी चटाइयां बुनी और फिर उन्हें मिट्टी और बत्तों से ढककर मेक्सिको झील के पानी के ऊपर ही कृत्रिम टापू बना दिए। पानी के बीच तैरते हुए खेत, आज के समय में भी ऐसा सोचना मुश्किल लगता है। चिनाम्पा सिर्फ खेती का तरीका नहीं था, ये उनकी भूमि की कमी को दूर करने का एक बेहद इनोवेटिव समाधान था। और सिर्फ खेती ही नहीं, एज़टेक समाज की शिक्षा प्रणाली भी बहुत व्यवस्थित थी। यूरोपियनों को लगा कि वे असभ्य लोगों के बीच आए हैं, लेकिन एज़टेक समाज में बाकायदा एक शिक्षा प्रणाली थी जो उस समय के कई यूरोपियन देशों में भी इतनी व्यवस्थित नहीं थी। समाज के कुलीन वर्ग के बच्चों के लिए कैलमेकाक नामक स्कूल थे, जहां उन्हें सेना, प्रशासन और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। जबकि बाकी पड़ोस के बच्चों के लिए तपोक्ली स्कूल होते थे, जहां उन्हें इतिहास, धर्म और युद्ध कौशल सिखाया जाता था। ये सच में एक आंखें खोल देने वाला तथ्य है। एज़टेक की इस जटिल व्यवस्था से भी आगे अगर हम थोड़ा पीछे के समय में जाएं तो माया सभ्यता का जिक्र करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, माया सभ्यता इस क्षेत्र की सबसे पहली और ज्ञात महान सभ्यता थी। इनकी उन्नति के तरीके भी शानदार थे। मक्के की खेती पर निर्भर इस सभ्यता का सांस्कृतिक विकास बहुत उच्च स्तर का था। जब यूरोप अंधकार युग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब माया सभ्यता के लोग खगोल विज्ञान में तारों की सटीक गणना कर रहे थे। उनका गणित का ज्ञान अपने समय से बहुत आगे था और उनकी अपनी एक चित्रात्मक लिपि भी थी। और फिर इन दोनों से भी विशाल एक और सभ्यता थी, इनका सभ्यता, जो दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में फैली हुई थी। इनका साम्राज्य का प्रशासन इतना केंद्रीकृत था कि उसकी तुलना करना मुश्किल है। उनके साम्राज्य की भाषा क्वेचुआ थी। उन्होंने ऊंचे पहाड़ों पर मीलों लंबी सड़कें और उच्च कोटि के भवन बनाए थे। उनका पूरा प्रशासनिक ढांचा एक पिरामिड नुमा आकार का था, जिसके सबसे ऊपरी सिरे पर उनका राजा होता था। यहाँ एक बात जो इन तीनों महान सभ्यताओं
माया, एज़टेक और इनका को आपस में जोड़ती है वो ये है कि मक्का इन तीनों का प्रमुख खाद्य पदार्थ था। इसके अलावा इन तीनों ही सभ्यताओं में समय की गणना करने के लिए उन्नत कैलेंडर का ज्ञान था। ये सभ्यताएं इस बात का प्रमाण है कि मानव बुद्धि और कौशल का विकास सिर्फ यूरोप या एशिया तक सीमित नहीं था। लेकिन फिर वो खौफनाक दौर आया जिसने इस पूरे इतिहास को एक झटके में बदल कर रख दिया। टकराव, विजय और उसके बाद का अंधाधुंध विनाश। स्पेन के साम्राज्य ने जब इन इलाकों में कदम रखा तो उन्होंने शांति या व्यापार का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने बारूद, तोपों और घोड़ों के प्रयोग से अपनी सैन्य शक्ति के आधार पर अपना विस्तार किया। अमेरिका के लोगों ने घोड़े पहले कभी नहीं देखे थे। उनके लिए एक घुड़सवार सैनिक किसी खूंखार राक्षस जैसा था। और इसी तकनीकी और सैन्य बढ़त का फायदा उठाकर स्पेनियों ने भयंकर दमन अभियान चलाया। अमेरिका के मूल निवासियों की बहुमूल्य पांडुलिपियों, उनके ग्रंथों और उनके स्मारकों को बेरहमी से नष्ट कर दिया गया। उनकी सदियों पुरानी विरासत को मिट्टी में मिला दिया गया ताकि उनकी पहचान मिटाई जा सके। इस विनाश का सबसे ज्वलंत उदाहरण हर्नान कोर्टेस और मैक्सिको पर उसका आक्रमण है। कोर्टेस और उसके मुट्ठीभर सैनिकों ने लाखों की आबादी वाले बहुत ही व्यवस्थित एज़टेक साम्राज्य पर हमला किया। हैरान करने वाली बात यह है कि कोर्टेस ने छल, कूटनीति और स्थानीय लोगों की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया और केवल 2 वर्षों के भीतर ही पूरे मैक्सिको पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। एज़टेक लोगों ने कड़ा प्रतिरोध भी किया था। बिल्कुल। और इसी अभियान के दौरान एक ऐसा हत्याकांड हुआ जो इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। स्रोत उस रात को आंसू भरी रात यानी नाइट ऑफ टीयर्स कहते हैं। एज़टेकों ने अपनी राजधानी में स्पेनियों को घेर लिया था और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। इस भयंकर लड़ाई में भागते हुए 600 स्पेनिश सैनिक और उतने ही ट्लक्सकालान लोग मारे गए। कहा जाता है कि कई स्पेनिश सैनिक तो इसलिए झील में डूब गए क्योंकि उनके कपड़ों में इतना लूटा हुआ सोना भरा था कि वो तैर ही नहीं पाए। ये दोनों पक्षों के लिए एक बहुत बड़ा खून खराबा था। और दूसरी तरफ फ्रांसिस्को पिज़ारो का भी तो किस्सा है जिसने इनका साम्राज्य का पतन किया। पिज़ारो की कहानी तो और भी अजीब है। कोर्टेस की तुलना में पिज़ारो का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। पिज़ारो एक गरीब और अनपढ़ व्यक्ति था जो कभी सूअर चराता था। उसने कहीं से सुन रखा था कि दक्षिण अमेरिका में एक जगह है एल्डोराडो, यानी चांदी और सोने का देश। इसी अंधी लालच ने उसे इनका साम्राज्य की ओर खींचा। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें और ये सोचने की कोशिश करें कि आखिर पिज़ारो जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति ने, जिसके पास महज कुछ 100 सैनिक थे, इतने विशाल इनका साम्राज्य को कैसे हरा दिया? इसका जवाब इनका साम्राज्य की अपनी संरचना में ही छिपा था। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इनका साम्राज्य का ढांचा पूरी तरह से पिरामिड नुमा और अत्यधिक केंद्रीकृत था। राजा ही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। इसका अर्थ ये था कि यदि एक बार इस पिरामिड के शीर्ष को यानी राजा को पकड़ लिया जाए तो शासन की सारी जंजीर अचानक ही टूट जाएगी। और पिज़ारो ने ठीक यही किया। उसने धोखे से इनका सम्राट अताहुआल्पा को बंदी बना लिया। राजा के पकड़े जाते ही वो विशाल साम्राज्य, जिसके पास लाखों की सेना थी, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। नेतृत्व के ढहते ही लोग समझ ही नहीं पाए कि अब क्या करना है। ये एक बहुत ही क्रूर कूटनीतिक जीत थी। और सिर्फ स्पेन ही नहीं, इस लूट में पुर्तगालियों ने भी अपना हिस्सा लिया। ब्राजील पर पुर्तगालियों का कब्जा तो स्रोत के अनुसार महज एक इत्तेफाक था। पुर्तगाली नाविक पेड्रो अल्वारेस कब्राल भारत जाने के रास्ते में भटक कर ब्राजील पहुंच गया था। लेकिन वो इत्तेफाक जल्दी एक स्थायी शासन और शोषण के तंत्र में बदल गया। 1549 ईस्वी में ब्राजील में पुर्तगाली राजा के अधीन बकायदा एक औपचारिक सरकार की स्थापना कर दी गई, जिसकी राजधानी साल्वाडोर थी। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इन तमाम साहसिक लगने वाली यात्राओं, इस महाविनाश, नई सरकारों के बनने और सोने की लूट का अंतिम परिणाम क्या निकला? अगर हम इन घटनाओं के परिणामों का गहराई से विश्लेषण करें तो वो मानव इतिहास के लिए बेहद भयावह थे। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में इन अभियानों के तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों ही असर बहुत गहरे थे। सबसे पहली बात, निरंतर युद्ध, क्रूर मारकाट और सबसे बढ़कर यूरोपीय लोगों द्वारा अपने साथ लाई गई नई बीमारियों के कारण मूल निवासियों की जनसंख्या में भयानक कमी आ गई। चेचक जैसी बीमारियों से लड़ने की उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं थी। उनके सदियों पुरानी जीवन शैली का पूरी तरह से विनाश हो गया। और जो बच गए, उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई।
जो स्वतंत्र लोग कभी अपनी मर्जी के मालिक थे, जो अरावकी लोग खुशी से अपनी चीजें साझा करते थे, उन्हें गुलाम बना लिया गया। उन्हें सोने, चांदी की खानों, गन्ने के बागानों और कारखानों में जानवरों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया गया। नए लोगों के आने से वहां जंगलों का बड़े पैमाने पर सफाया किया जाने लगा, ताकि भूमि पर खेती और पशुपालन किया जा सके। इन सब भारी भरकम कामों के लिए यूरोपियनों को सस्ते श्रम की मांग महसूस हुई, और जब अमेरिका के मूल निवासी इन कठोर परिस्थितियों और बीमारियों से मरने लगे, तो उन्होंने अफ्रीका से लोगों को पकड़कर लाना शुरू किया, जिसने मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक यानी अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा को जन्म दिया। और इस पूरी क्रूरता के बीच एक बात जो सबसे ज्यादा अखरती है, वो है इसका कानूनी दिखावा। 1601 ईस्वी में स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने एक आदेश पारित करके बेगार प्रथा यानी बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाने पर सार्वजनिक रूप से रोक लगा दी। लेकिन ये सिर्फ कागजों पर था। गुप्त रूप से ये अमानवीय प्रथा बदस्तूर चालू रही। फिर 1609 ईस्वी में एक और कानून द्वारा स्थानीय लोगों को पूर्ण आजादी देने का दिखावा किया गया। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। ये कानूनी दिखावा उस शोषण को छुपाने का प्रयास था जो उस समय की नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की नींव बन चुका था। इस टकराव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका की खोज और लूट से यूरोप में सोने और चांदी की ऐसी बाढ़ आ गई जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। इस अकूत संपदा ने ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक नया आयाम दिया। ये वही धन था जिसके आधार पर यूरोप में आगे चलकर औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। एस्टेक और इंका जैसी महान सभ्यताओं के पतन और उनकी संपत्ति की लूट ने ही दुनिया में आधुनिक पूंजीवाद की नींव रखी। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। अगर हम आज के संदर्भ में इस पूरी ऐतिहासिक घटना को देखें तो आज जिसे हम लैटिन अमेरिका कहते हैं वो उसी 15वीं सदी के टकराव की ही उपज है। आज के लैटिन अमेरिका के अधिकतर निवासी देशज, यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के लोगों का एक मिश्रित समाज है। वहाँ स्पेनिश और पुर्तगाली प्रभाव के कारण बहुतायत में कैथोलिक संप्रदाय के लोग रहते हैं। आज वहाँ की संस्कृति न तो पूरी तरह से यूरोपीय है और न ही पूरी तरह से प्राचीन अमेरिकी, बल्कि ये इन सभी परंपराओं का एक बहुत ही अनुपम और जटिल मिश्रण बन चुकी है। ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के इस एक मोड़ ने कैसे हमारी आज की दुनिया का ताना बाना बुना है। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ वो अरावाकी समुदाय था जो कांच के मामूली मोतियों के बदले अपना कीमती सोना खुशी खुशी दे रहा था। वो एस्टेक लोग थे जिन्होंने पानी के बीच मिट्टी के कृत्रिम टापू बनाकर खेती की, और वो माया लोग थे जो तारों की सटीक गणना कर रहे थे। एक और ये अद्भुत ज्ञान था और दूसरी ओर यूरोप की बारूद और पूंजी की भूख। क्या इस बात पर विचार नहीं किया जाना चाहिए कि एकमात्र रास्ता भटक जाने ने कैसे पूरी दुनिया के आर्थिक और सांस्कृतिक स्वरूप को हमेशा के लिए पुनर्रचित कर दिया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आधुनिक विश्व का जो विकास और औद्योगिकरण आज हम देखते हैं वो वास्तव में किन गुमनाम सभ्यताओं की राख और उनकी संपदा पर खड़ा है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसी बात पर गौर करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी है, लेकिन शायद ही हम उस पर ध्यान देते हैं। आज हम पूरी दुनिया में जो पिज़्ज़ा खाते हैं या फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, क्या हम जानते हैं कि टमाटर, आलू और यहाँ तक कि चॉकलेट भी मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही पाए जाते थे? कोलंबस के उस रास्ता भटकने और उसके बाद हुए उस खूनी टकराव के बिना आज न इटली के पास अपना टमाटर होता, न आयरलैंड के पास अपना आलू और न ही स्विट्जरलैंड के पास अपनी चॉकलेट। तो अगली बार जब हमारी प्लेट में आलू या टमाटर हो तो ये विचार करने योग्य है कि वो खाना भी सदियों पुराने उसी टकराव और उन गुमनाम सभ्यताओं की विरासत का ही एक हिस्सा है। आज के इस विस्तृत अध्ययन में इतना ही। मिलेंगे अगले विषय के साथ।